गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? यू आर वेलकम टू CR इंटरनेशनल ऑनलाइन क्लासेस। आज का आपका हिंदी मीडियम के अंदर असाइनमेंट नंबर 66 और इंग्लिश मीडियम में असाइनमेंट नंबर 49। ये आपका हिस्ट्री, हिंदी और इंग्लिश दोनों के अंदर कॉमन आपका टॉपिक है, रिजल्ट्स ऑफ रिफॉर्मेशन यानी पुनर्जागरण के परिणाम। इस पे हम चर्चा करेंगे। आपका जो पुनर्जागरण का परिणाम है उसके अंदर कुछ बिंदु हमने सेलेक्ट किए हैं। उसके अंदर जैसे कि पुनर्जागरण होता क्या है ये हम आपको बता चुके हैं। पुनर्जागरण एक बहुत लंबी क्रांति होती थी, एक ऐसा समय था जिसके अंदर बहुत धीरे धीरे बदलाव हुआ और उस धीरे से बदलाव के अंदर बहुत सी चीज़ें बदलती चली गई। ये मध्यकालीन यूरोप के अंदर इस तरह के पुनर्जागरण की बातें सामने आई। 15वीं सदी से पहले की जो परिस्थितियाँ थी वे 15वीं सदी के बाद पूरी तरह से बदलती चली गई। खास तौर से धार्मिक परिवेश या धर्म के विषय में लोगों का सोचना, तर्कपूर्ण बातें रखना, अंधविश्वास का कम होना, लोगों को रोजगार मिलना, व्यापार और बढ़ चढ़ करके समुद्री व्यापार करना, इस तरीके से दूर दराज के क्षेत्रों से संपर्क साधना और नई नई खोज का एक अलग ही प्रभाव उस समय देखने को मिला। तो ये सब टॉपिक इसके अंदर हम पढ़ेंगे। इसके अंदर पहला है स्प्लिट इन द रोमन कैथोलिक चर्च। इसके अंदर सबसे पहले रोमन साम्राज्य के अंदर चर्च के अंदर दो विभाजन हो गए, एक कैथोलिक चर्च और दूसरा प्रोटेस्टेंटवादी चर्च। कैथोलिक चर्च एक रूढ़िवादी पुरातन व्यवस्था पर चल रहा था। उसके अंदर ईसाई समुदाय को पूरी तरीके से भ्रमित किया गया था। इसके अंदर चर्च को बहुत ही ज़्यादा अहमियत दी जाती थी। चर्च के धर्माधिकारी जो चाहे वो करते थे, उन पे किसी तरह की कोई बंदिशें नहीं थी, नियंत्रण नहीं था। वे अपनी स्वेच्छाचारिता इतनी रखते थे कि वहाँ के शासक भी उनकी कठपुतली होते थे। शासक को जैसा चाहते वैसा करते, जैसे नियम चाहते वैसे नियम हो जाते। और चर्च के अंदर हर तरीके की जो प्रॉपर्टी थी वो चर्च के नाम पे मानी जाती थी और उसका मेन कर्ता धर्ता वहाँ का बिशप होता था। इस तरीके से चर्च एक शोषणकारी व्यवस्था का जरिया बन चुकी थी। धर्म के नाम पर लोगों से पैसे ऐंठे जाते थे। पाप स्वीकारोक्ति का पत्र जारी करके लोगों से किए हुए पाप को माफ करने के दावे किए जाते थे। और इसके अलावा धर्म के नाम पर विभिन्न तरह के धार्मिक दंगे भी देखने को मिलते थे। अगर कोई भी धर्म के खिलाफ या बिशप या चर्च के खिलाफ कुछ बोलता था तो उसको प्राण दंड दे दिया जाता था। सख्त मतलब एक तरह से दमन देखने को मिलता था। शोषणकारी व्यवस्था के अंदर विभिन्न तरह के टैक्सेस भी लिए जाते थे, जैसे कि उपज का 1/10वां भाग धार्मिक कर के रूप में, टाइद के रूप में लिया जाता था, जो कि शोषण का एक बड़ा जरिया था। क्योंकि उपज कभी अच्छी भी हो जाती थी, कभी कम भी रह जाती थी, लेकिन किसान को 1/10वां हिस्सा उसे देना होगा। और इसके अलावा चर्च के पेनेंस के नाम पर उनसे और टैक्स लेते थे। पादरी भी अलग से फीस लेता था और जैसे एक पाप स्वीकारोक्ति पत्र जारी करके लोगों को ऐंठा जाता था, यानी उनसे पैसे ऐंठे जाते थे। शोषण का ये नए नए खेल इन्होंने आजमा रखे थे। इसके बाद सेकंड टॉपिक आपका है रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट्स एंड वार। इसके अंदर धार्मिक जो है विवाद और युद्ध की स्थिति के विषय में बताया गया है। धार्मिक विवाद और युद्ध की स्थिति कैसे पनपी, क्योंकि उस समय जो रूढ़िवादी शासक होते थे वो पूरी तरह से चर्च के प्रभाव में थे। वे किसी भी तरह का बदलाव पसंद नहीं करते थे। अगर समाज के अंदर कोई भी उनके खिलाफ अगर बेशक तर्कपूर्ण बात भी कहता था, उसकी बात को नहीं सुनते थे और उसको एक तरह से सूली पर चढ़ा देते थे, यानी मार सकते थे। इस तरह की बातें धार्मिक कॉन्फ्लिक्ट के अंदर सामने आती थी। जैसे कि मार्टिन लूथर ने प्रोटेस्टेंटवादी विचारधारा को डेवलप किया और उन्हें इस बात का डर था कि कहीं धर्माधिकारी उनके खिलाफ जाकर के और उनको प्राण दंड ना दिलवा दें, यानी शासक भी इसी तरह के थे जो उनके कहने पर चलते थे। यहाँ वॉर्स के बारे में बताया गया है कि कुछ ईसाई धर्म के अंदर दो अलग अलग वर्ग बनने की वजह से, अलग अलग संप्रदाय बनने की वजह से इनके बीच में बहुत बार युद्ध भी हुए, खूनी संघर्ष देखने को मिले। लेकिन अंत में प्रोटेस्टेंटवादी विचारधारा एक मजबूत स्थिति को प्राप्त करती चली गई और वास्तविक बात थी वो दुनिया के अंदर सामने आई और उस तथ्य के और जो तर्कपूर्ण जो बात थी वो सामने आई। इसके बाद ग्रोथ ऑफ नेशन एंड स्टेट्स। इसके अंदर
प्रोटेस्टेंटवादी और कैथोलिक विचारधारा के डेवलप होने की वजह से कुछ राज्यों ने कैथोलिक विचारधारा को अपना राजधर्म घोषित किया। दूसरी तरफ कुछ राज्य ऐसे थे जिन्होंने प्रोटेस्टेंटवादी विचारधारा को अपना सब कुछ मान लिया। जो कैथोलिक विचारधारा है वो चर्च को ज़्यादा अधिकार देने के पक्ष में थी, धर्माधिकारियों को ज़्यादा अधिकार देने के पक्ष में थी। लेकिन दूसरी तरफ जो प्रोटेस्टेंटवादी विचारधारा है वो चर्च के अधिकार कम करने को लेकर के कम मानती थी, और इसके अलावा राज्य का चर्च पे नियंत्रण होना चाहिए इसको ज़रूरी मानती थी। लेकिन इन दोनों के बीच टकराव बहुत अधिक होते थे, और इस तरह की विरोधी टकराव की जो मानसिकता है वो उस समय बहुत ज़्यादा डेवलप हुई, और उसकी वजह से युद्ध भी होते रहते थे। धर्म युद्ध भी इस समय से कुछ समय पहले देखने को मिले थे। उस समय मुस्लिमों और ईसाइयों के बीच जेरूसलम एक धार्मिक शहर पर नियंत्रण करने के लिए उनके बीच युद्ध हुए। इसके अंदर हम इन 3 टॉपिक को डिस्कस कर चुके हैं, ये समझ में आया होगा। ग्रोथ ऑफ नेशन स्टेट्स के अंदर इसका जो नेक्स्ट टॉपिक है उसके अंदर छोटे छोटे नए नगर राज्य अस्तित्व में आए, क्योंकि धार्मिक संस्थाओं के नाम पर जहाँ शोषण हो रहा हो तो समाज के अंदर विरोधाभासी जो स्थितियां हैं वो सामने आती रहती हैं। कुछ सामाजिक समूह उसके पक्ष में हो जाते हैं, कुछ सामाजिक समूह उसके विपक्ष में हो जाते हैं। सब लोग एकजुट होकर एक अखंड राज्य का निर्माण नहीं कर पाते हैं। इसकी वजह से छोटे छोटे नगर राज्य देखने को मिलते हैं, जैसा कि इटली के अंदर देखने को मिला। इटली में छोटे छोटे नगर राज्य हुआ करते थे, जैसे जेनेवा, वेनिस, फ्लोरेंस, इस तरह के छोटे छोटे वो जो वहाँ पर राज्य हुआ करते थे जिन्हें नगर राज्य के रूप में जाना जाता था। उन नगर राज्यों में गणतांत्रिक व्यवस्था देखने को मिलती थी, जैसे कि सुकरात ने, एरिस्टोटल और प्लेटो ने सारी दुनिया के सामने अपनी जो राजनीति पर लिखी हुई पुस्तकों के जरिए हमें बताया है। इसके अंदर ये चीज़ देखने को मिलती है कि जो ये नगर राज्य होते थे, इनसे जो आज के आधुनिक जो नागरिक हैं, नागरिक की कौन कौन से अधिकार हैं, सरकार की कौन कौन से अधिकार हैं, उनके बारे में पता चल रहा है। और इसके अंदर ये भी होता है कि समाज के अंदर कि जो ग्रोथ ऑफ नेशन स्टेट्स के अंदर कि समाज जितना विकसित अवस्था को प्राप्त करता जा रहा है उतना ही उसे अधिकार ज़्यादा चाहिए। मानवाधिकार के पक्ष में उतनी ही मांगें उठती रहती हैं, और इन मानवाधिकारों को दिलाने के लिए समाज के विभिन्न क्षेत्रों के अंदर या राज्य के विभिन्न क्षेत्रों के अंदर होने वाले आंदोलनों का सकारात्मक परिणाम सामने आता है। नेक्स्ट है ग्रोथ ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स। इसके अंदर पुनर्जागरण का एक और अच्छा परिणाम सामने आया कि पहले क्या होता था कि रूढ़िवादी जो लोग होते थे वो एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में यात्रा करना पसंद नहीं करते थे, यहाँ तक कि समुद्री यात्रा करना भी अपने धर्म के खिलाफ समझते थे। लेकिन जैसे ही 15वीं सदी या 15वीं सदी के बाद की परिस्थितियाँ पैदा हुई, उस दौरान लोगों की ज़रूरतें इतनी बढ़ी, जनसंख्या इतनी बढ़ी, रोजगार के लिए लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने लगे, व्यापार बहुत ज़्यादा बढ़ चुका था और व्यापारिक कंपनियाँ एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र के अंदर जाने लगी। तो हमारे देश के अंदर जो वास्को डी गामा का एग्जाम्पल हमारे सामने है कि यूरोपियन जो पुर्तगाली नाविक था 1498 में भारत के अंदर केरल की कालीकट बंदरगाह पर पहुंचा, और उसके जरिए सभी यूरोपियंस को हमारे देश के अंदर पहुंचने का एक मार्ग मिल गया, और साउथ अफ्रीका के आशा अंतरीप का चक्कर लगा करके वो हमारे यहाँ पे पहुंचा। उसको कैप ऑफ गुड होप कहा जाता है, जो साउथ अफ्रीका के साउथ में पड़ता है। इसके बाद ट्रेड और कॉमर्स के अंदर जितनी भी बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज़ उसके अंदर, जैसे बैंकों की स्थापना है, व्यापार संबंध स्थापित होना, समझौते होना। पहले क्या होता था, लेन देन लिमिटेड होता था, लेकिन अब लेन देन बहुत ज़्यादा बढ़ने लगा, कॉन्ट्रैक्ट साइन होने लगे, समझौते के तहत व्यापार होने लगा, एक क्षेत्र के लोग दूसरे क्षेत्र में व्यापार के मकसद से जाने लगे, रोजगार के रूप में जाने लगे, रोजगार ग्रहण करने जाने लगे। तो जो ट्रेड और कॉमर्स हैं, वाणिज्य और व्यापार की जो गतिविधियां हैं, वे खास तौर पे पुनर्जागरण या रिफॉर्मेशन का परिणाम कही जा सकती हैं। इसके अंदर लोगों की जो रूढ़िवादी मानसिकता थी वो धीरे धीरे खत्म हो गई। इसके बाद राइज ऑफ काउंटर रिफॉर्मेशन, इसके अंदर पूरी तरीके से समाज के अंदर बदलाव लाना। पहले लोग सिर्फ जड़वादी या अंधविश्वासी बातों को ज़्यादा पसंद करते थे, क्योंकि उसी तरह की बातें सुनने को मिलती थी, उनका पढ़ाई लिखाई से इतना ज़्यादा नाता नहीं था। लेकिन धीरे धीरे लोग पढ़ने लिखने लगे, विज्ञान के आविष्कार होते रहे, विज्ञान की खोज ने एक अलग ही उनको अपने अनुप्रयोग सिद्ध करके दिखाए, और इस तरीके से उनकी जो सोच प्रकृति के विषय में, ईश्वर के विषय में जो थी या धर्म के विषय में जो सोच थी, वो धीरे धीरे परिवर्तन आता चला गया। पहले लोग पूरी सृष्टि का रचयिता ईश्वर को मानते थे, लेकिन अब धीरे धीरे लोगों की सोच में ये बात आने लगी कि ईश्वर रचयिता
दूरस्थ ईश्वर रचयिता है इस संसार का, लेकिन एक इनडायरेक्टली प्रकृति को भी उसका रचयिता माने जाने लगा, क्योंकि वैज्ञानिक तथ्यों के हिसाब से प्रकृति ही इस सृष्टि की रचनाकार है। और ईश्वर जो है, दूरस्थ ईश्वर की जो कल्पना की जाती है, ये कुछ ऐसे लोग हैं जो थोड़ा बहुत अपना विश्वास उस व्यवस्था के साथ में जोड़ना चाहते हैं। वो बोलते हैं कि ईश्वर से हमारा जो लगाव है वो भी कम नहीं होगा, उसके प्रति विश्वास भी बना रहेगा। तो दूरस्थ ईश्वर की कल्पना करते हैं, यानी डायरेक्टली वो यहाँ की दैनिक जीवन की गतिविधियों में हिस्सा लेने नहीं आते हैं, वो इंटरफेयर नहीं करते हैं, लोगों को अपने हालात पर छोड़ते हैं, वो अपने तरीके से जीवन जी सकते हैं। यहाँ इस तरह की बातें की गई हैं। तो पूरी तरीके से बहुत कुछ बदल गया इसके अंदर। सामाजिक जो नियम बने हुए थे, जो रीति रिवाज बने हुए थे, वो सब, बहुत से रीति रिवाज टूट गए। बहुत से ऐसे बंधन थे जो जातिगत बंधन हुआ करते थे, वो टूट गए। लोगों की जो भूमिकाएं होती थी वो बदलती चली गई, समाज की भूमिकाएं बदलती चली गई, लोगों के रोजगार तक चेंज हो गए। एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में लोगों का संक्रमण बढ़ा, एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में लोग गए, उनसे आपस में एक दूसरे की संस्कृतियों को उन्होंने जाना। एक क्षेत्र के लोगों की जानकारियां दूसरे क्षेत्रों में साझा हुई, जैसे कि अरब इलाके के जो विद्वान होते थे वो अपनी पुस्तकें अरबी भाषा में लिखते थे, उनकी ट्रांसलेशन का काम यूनानी भाषा या यूरोपियन लैंग्वेज में किया गया। इससे जो लैटिन भाषा का जो साहित्य था वो अरबी भाषा के अंदर उसका ट्रांसलेशन किया गया। इससे बहुत ज़्यादा योगदान मिला। और पूरी तरीके से एक काउंटर रिफॉर्मेशन की बात करें तो उसमें बहुत ज़्यादा बदलाव देखने को मिला, क्योंकि एक संस्कृति का दूसरी संस्कृति पे डेफिनेटली असर आता है। एक क्षेत्र के लोगों की सोच, उनकी मानसिकता, उनकी बुद्धि की जो व्याख्या है वो दूसरे क्षेत्र के लोग उस चीज़ को आसानी से पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। इसके अंदर नेक्स्ट है ग्रोथ ऑफ पावर ऑफ लॉजिक एंड रीजनिंग। और इसके अलावा क्या हुआ, पुनर्जागरण के द्वारा, क्योंकि विज्ञान का की नई नई खोज सामने आ रही थी, उसके अंदर कोई अंधविश्वास या फिर कोई गुंजाइश नहीं थी कि जो गलत रिवाजों को, परंपराओं को आगे ढोया जाए। इसलिए अब उनको सब रोकना चाहते थे और लॉजिकल थिंकिंग को डेवलप किया जा रहा था, यानी तर्कपूर्ण शक्ति का विकास किया जा रहा था। अगर किसी भी लोगों से अपील की जा रही थी कि जैसे अगर आप किसी चीज़ पे विश्वास करें तो उसके पीछे क्या तर्क है, वो तर्क जरूर खोजने का प्रयास करें, ताकि वैज्ञानिक जो सोच है, विज्ञान ने जो प्रगति कर ली उसका फायदा लोगों तक पहुंच सके और अंधविश्वास धीरे धीरे कम हो सके। रीजनिंग का मतलब होता है जो